Hello dear students and aspirants and all those people who want to go further, go forward in their life because they know without going ahead they can't survive. This world, this time is a competition. You have to survive. You have to work hard to be successful, to be different. So for that you need English as well as other things that can kind of improve your quality of life. हम सब लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ करते हैं और उसमें से एक चीज़ ये भी है कि हम अलग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और वो एग्ज़ाम की तैयारी हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बेटर हो सके। और इसी में से एक चीज़ जो हमें इम्प्रूव करनी है, चाहे आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख लें, चाहे आप एग्ज़ाम के हिसाब से देखते हैं, वो है इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज वैसे तो सेकंड लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है, परंतु हर एग्ज़ाम में इसका महत्व बराबर है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्पीक, राइट और थिंक इन इंग्लिश, इट माइट बी अ हर्डल इन योर लाइफ, इट माइट बी अ हर्डल इन योर पाथ। तो उसके लिए कि हमारे रास्ते में बाधा ना बने, हमें इंग्लिश को तैयार करना है। हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, हमें इंग्लिश को तैयार करना है, लेकिन इंग्लिश वो नहीं जो थियरी के रूप में, इंग्लिश वो नहीं जो रूल्स के रूप में, इंग्लिश वो जो प्रैक्टिकली आपको सीखनी चाहिए, या इसका प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट इंग्लिश का वो आपको सीखना चाहिए। और उसी को यहाँ पर तैयार कराने के लिए हम आपकी सर्विस में यहाँ पर आए हैं। तो अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर और उसमें कोशिश करूँगा पूरी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहे। आपकी परीक्षा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप पढ़ते चलें, केवल वो नहीं जो आपने स्कूल या कॉलेज में सीखा। ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अब जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें इंग्लिश का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप सेंटेंस का एक सेंस क्रिएट करें, एक ग्रामर का सेंस क्रिएट करें, ताकि जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखें तो आपको हर्डल या कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन फील ना हो, यार बाधा आ रही, ये नहीं होना चाहिए। शुरुआत कर रहा हूँ मैं इंग्लिश के बेसिक एस्पेक्ट से, यानी कि बिल्कुल शुरू में आपको क्या जानना चाहिए उनसे शुरू कर रहा हूँ। तो आज का मैं टॉपिक के साथ और भी बातें होती रहेंगी, ठीक है। और मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर वर्ब से। इंग्लिश ग्रामर, बेसिक्स क्या होते हैं? फंडामेंटल्स, या यूं भी आप कह सकते हैं किसी जो काम को करने की जो फाउंडेशन है वो बेसिक्स कहलाते हैं। बेसिक्स के साथ साथ प्लस एडवांस बातें भी मैं लूँगा। बेसिक्स प्लस एडवांस्ड, बोथ शुड बी देयर, ओके। कई लोग गलती से एडवांस बोल जाते हैं। एडवांस अलग शब्द है, एडवांस्ड अलग है। अगर आप लेवल की बात करते हैं, कोई कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं, हम प्राइमरी लेवल पे काम कर रहे हैं, एडवांस्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पर एडवांस्ड बोलना चाहिए, ना कि एडवांस, ओके। तो एडवांस्ड, तो दोनों चीज़ें लूँगा, बेसिक्स भी बताऊँगा, एडवांस भी लूँगा, प्लस कुछ वोकेबुलरी डिस्कशन भी होगा, कुछ नए वर्ड्स, फ्रेजेस, ताकि आपको साथ साथ आप सीखते चलें। वोकेबुलरी डिस्कशन भी मैं यहाँ पर करता रहूँगा। My aim is to give you the best of what I know. जो मैं जानता हूँ उसका सबसे अच्छा रूप आपको मिले, ये मेरी कोशिश है। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर में। ओके, लेट्स बिगिन विद वर्ब। शुरुआत कर रहा हूँ वर्ब से, जिसे हिंदी में आप क्रिया कहते हैं। वर्ब, जिसको नॉर्मली हम दो भागों में पढ़ते हैं या दो पार्ट में पढ़ते हैं, ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब। ऑक्सिलरी का एक नाम हेल्पिंग वर्ब भी है, जो आप सुनते हैं बचपन से, और मेन वर्ब का एक नाम प्रिंसिपल वर्ब भी है, तो आप उसे प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं। ऑक्सिलरीज की बात करें या सहायक क्रियाओं की बात करें, हिंदी में आप कह सकते हैं सहायक क्रिया, और इसे कहते हैं मुख्य क्रिया। खैर, नाम से कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आपसे नाम नहीं पूछे जाते हैं, तो नाम को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस्ड होने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, जो बातें आपको बताई जा रही है प्रैक्टिकली आप उनको ग्रेस्प कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अगर हम बात करें ऑक्सिलरीज की, पहले इनको एक बार इसको ले लेता हूँ। ऑक्सिलरी होती क्या है? AUXILIARY, इसको शॉर्ट में कई बार AUX भी लिखा जाता है, AUX आगे डॉट लग जाता है, इसका मतलब ऑक्सिलरी। इसका एक नाम हेल्पिंग वर्ब है, ऐसी वर्ब जो हेल्प करती है किसी सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने में, उससे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। हालांकि ये आजकल पुराना शब्द माना जाता है, मॉडर्न इंग्लिश में ये चलता है ऑक्सिलरी। इसमें याद रखिएगा दो पार्ट ले लिए जाते हैं। एक पार्ट आ जाता है इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, इसका आप नाउन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। और एक हो जाता है मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरीज। ये तो 13 मॉडल्स हैं। दीज आर 13 मॉडल्स दैट वी लर्न एज ऑक्सिलरीज, जिनको हम सहायक क्रिया के रूप में सीखते हैं, वो 13 मॉडल्स हैं। और यहाँ जो हैं ये बी के रूप, हैव के रूप और डू के रूप हम पढ़ते हैं। तो ये जो बी के रूप, हैव के रूप और डू के रूप हैं, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आ जाते हैं। बी की अगर हम बात करें तो बी में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव में हैव, हैज़, हैड और डू में डू, डज, डिड, इनको हम लें, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाती हैं, जिनका अभी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और ये आपके 13 मॉडल्स हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। अभी मैं केवल चर्चा कर रहा हूँ ऑक्सिलरीज की, हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रहा हूँ, मेन वर्ब्स को हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। देखिए एक बात आपको बता दूँ, कोई भी वर्ब का टुकड़ा है, अगर वो तभी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब माना जाता है जब उसके बाद मेन वर्ब दिया जाए। अगर वही शब्द जो ऑक्सिलरी या सहायक क्रिया के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, अगर वही वर्ब अकेला बैठा हुआ वर्ब के रूप में, यानी उसके पहले उसके बाद कोई वर्ब नहीं है, तो समझ जाइए वो ऑक्सिलरी नहीं है, वो मेन वर्ब है। तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये नोट के रूप में आप देख सकते हैं, ऑक्सिलरीज या ऑक्सिलरी कैन बी ए मेन वर्ब ऑल्सो। ये आपको ध्यान रखना एक नोट के रूप में कि ऑक्सिलरी जो होती है, सहायक क्रिया जो होती है, वो मेन वर्ब भी हो सकती है। और मेन वर्ब कब मानेंगे? जब उसके पहले और उसके बाद वर्ब नहीं दिखाई दे, तब उसको मेन वर्ब मानेंगे। तो मैं दोनों चीज़ों को आपको दिखाऊंगा अभी, कब वो ऑक्सिलरी हो सकती है और कब वो मेन वर्ब के रूप में काम कर सकती है। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी मैं मॉडल्स का जिक्र नहीं करूंगा, अभी केवल प्राइमरी ऑक्सिलरीज की ही बात करूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। अभी तक जो मैंने आपको बताया, थोड़ा शुरू किया है, वर्ब का दो पार्ट होते हैं, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब। उसके बाद मैंने ऑक्सिलरी की बात की, ऑक्सिलरी के दो पार्ट हो सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरी में आते हैं बी, हैव, डू, और मॉडल ऑक्सिलरीज में आते हैं 13 मॉडल्स, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल देखिएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करता हूँ, तो एक बार इससे हम आगे बढ़ते हैं। ओके, शुरू करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, इसको मैं शॉर्ट में ऑक्स लिख रहा हूँ, राइट। इसमें मैंने आपको 3 बताए थे, बी, हैव और डू। बी में याद रखिएगा जो फर्स्ट फॉर्म माना जाता है वो इज, एम, आर माना जाता है। सेकेंड फॉर्म जो माना जाता है वो वॉज, वर। आप ये भी कह सकते हैं कि इज, एम, आर का पास्ट जो है वो वॉज, वर होता है, ठीक है। और इसके अन्य फॉर्म्स भी हैं, जैसे बी का थर्ड फॉर्म जो लिया जाता है वो बीन होता है, BEEN। और बी का जो आईएनजी फॉर्म है वो होता है बीइंग। कभी कभी टू बी आता है, लेकिन वो ऑक्सिलरी के रूप में कम काम करता है, ये देखिएगा, यस, ये ऑक्सिलरी हो सकता है। तो ये बी के फॉर्म्स हैं। हैव के फॉर्म्स हैं, वो बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, हैव के फॉर्म्स लेंगे, हैव खुद, एक हैज़ और एक हैड, बेसिकली 3 हैं। और डू के फॉर्म्स आप लेते हैं डू खुद, फिर डज और डिड।
कुल मिलाकर ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। एक बात बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ऑक्सिलरीज तभी माने जाएंगे जब ये किसी मेन वर्ब से पहले बैठे हैं। अगर ये अकेले बैठे हैं तो मेन वर्ब माने जाएंगे। याद रखिए इस पॉइंट को, मैं बार बार कह रहा हूँ। आपको एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल देके देखिएगा। जैसे किसी वाक्य में आप देखते हैं ही इज़, और यहाँ पर आ गया वर्किंग, और यहाँ पर आ गया हार्ड। सेंटेंस चेक करें, ही इज़ वर्किंग हार्ड, वो मेहनत कर रहा है। इज़ वर्किंग, यहाँ पर आप देखते हैं इज़ अकेला नहीं है, वर्ब के रूप में इज़ के साथ आईएनजी फॉर्म दिख रही है। इसका मतलब मेन वर्ब बैठा हुआ है। जब मेन वर्ब बैठा हुआ है जिसका अर्थ काम, मेन वर्ब से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मेन वर्ब का मतलब है एक्शन वर्ब। ऐसा कोई वर्ब जो हमें किसी एक्शन को दिखाता है वो कहलाता है मेन वर्ब। और यहाँ देखिएगा इज़, अब इज़ यहाँ पर ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। ही इज़ वर्किंग हार्ड। और यही वाक्य एक बार, यही इज़ जो दोबारा देखिएगा, ही इज़, और यहाँ पर मैंने कह दिया हैप्पी, ही इज़ हैप्पी। इसमें इज़ के बाद और इससे पहले कोई वर्ब का टुकड़ा नहीं है, इज़ अकेला है। इसका मतलब ये हुआ इज़ यहाँ पर मेन वर्ब है, इज़ यहाँ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी नहीं है। रिमेंबर दैट। मैं ये बात में पहले आपको बता चुका हूँ कि जब वही वर्ब का टुकड़ा जो किसी एक वाक्य में ऑक्सिलरी के रूप में आ रहा है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, राइट, क्योंकि मेन वर्ब बैठा हुआ है, वही वर्ब का पार्ट किसी वाक्य में अकेला दिया जाए वर्ब के रूप में, तो वो मेन वर्ब माना जाता है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं माना जाएगा। यहाँ ये ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है। सो रिमेंबर दैट प्लीज़। ओके, ऐसे बाकी में भी हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, अभी इन वन बाय वन सबको लेते हैं और आपको समझाता हूँ मैं कि इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए। देखिए, जब हम बात करते हैं इज़ एम आर की, अगर ये अभी मैं आपको प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात कर रहा हूँ, इज़, एम और आर, ये माने जाते हैं प्रेजेंट फॉर्म। किसका? ये प्रेजेंट फॉर्म माना जाता है। किसका प्रेजेंट फॉर्म माना जाता है? बी का। अभी मैं ले रहा हूं ऑक्सिलरी के रूप में। एग्जाम्पल देखिएगा, ही इज कमिंग बाय बस, राइट, ही इज कमिंग बाय बस। इज यहां पर ऑक्सिलरी है, कमिंग यहां पर मेन वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है। ओके, आई एम, और यहां पर देखिएगा taught, I am taught English। यहाँ पर देखिएगा m ऑक्सिलरी है, taught यहाँ पर मेन वर्ब है, I am taught English। नेक्स्ट देखिएगा you are, राइट, you are, और हम कह सकते हैं doing a good job, you are doing a good job। अब यहाँ तीनों में देखिएगा, तीन जो इज़ेमा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऑक्सिलरी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिखाई दे रहे हैं, मेन वर्ब के रूप में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और आगे देखिएगा एक मन सब में बैठा हुआ है, कमिंग, टॉट, डूइंग, ये मेन वर्ब है। इसका मतलब ये हुआ मेन वर्ब से पहले अगर आए हैं इज़ेमार, वो माने जाएंगे ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब माने जाएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इज़ेमार की जो प्रेजेंट फॉर्म है बी का। अगर यही पास्ट में चले जाएं, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सिलरी तभी माने जाएंगे जब आगे मेन वर्ब बैठा हुआ है। अगर आप ये कहें कि सर यहाँ पर ये बिना मेन वर्ब के आ जाएं तो क्या ऑक्सिलरी होंगे? नहीं, फिर ये मेन वर्ब हो जाएंगे। आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे अगर मैं कहता हूँ ही इज़, और यहाँ मैंने कह दिया मान लीजिए अवे, वो दूर है, तो यहाँ पर इज़ अकेला आ रहा है, इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, तो ये मेन वर्ब है। अगर मैंने कह दिया आई एम बिजी, सो यहाँ पर एम अकेला वर्ब के रूप में, आगे पीछे कोई वर्ब नहीं है, तो ये मेन वर्ब है। और यू आर गुड, यहाँ चेक कीजिएगा, आर अकेला है, आगे पीछे कोई वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑक्सिलरीज नहीं है। दिमाग में शुरू से लेकर चलना है कि मैं हर इज़ेमार को ऑक्सिलरी नहीं मान सकता, दिमाग में बैठा के चलना है। देखिए, छोटी सी बात से गलती शुरू होती है और वो बड़ी गलती बन जाती है, इसलिए आपको शुरू से ध्यान रखना है
कि कहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, गलत तो नहीं सीख रहा हूँ। चेक करते रहिए, राइट, बात करते रहिए, देखते रहिए क्या बताया जा रहा है आपको। इन सभी में जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ये ऑक्सिलरी है सभी में, इसी प्रकार से यहाँ पर ऑक्सिलरी नहीं है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है। तो रिमेंबर दैट हियर वी हैव इट एज मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ये मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब। मैंने शुरू में लिखवा दिया, आपको बता दिया है कि ऑक्सिलरी तभी माना जाएगा जब उसके बाद कोई मेन वर्ब बैठा हुआ हो। फिलहाल ये तीनों यहाँ पर मेन वर्ब है। तो आपके लिए यहाँ पर एक बार ध्यान रखिएगा, इन सभी में ये मेन वर्ब है इज़ेमार, और इन सभी जो इज़ेमार हैं वो सभी यहाँ पर ऑक्सिलरी हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। एक बात और देखिएगा कि अगर इज़ेमार प्रेजेंट है तो पास्ट फॉर्म क्या होगा, पास्ट फॉर्म वॉज वर हो जाएगा। क्या इनका प्रयोग भी किया जा सकता है ऑक्सिलरी के रूप में और मेन वर्ब के रूप में? यस। जैसे इज़ेमार का अपने प्रयोग दोनों रूप में कर सकते हैं, उसी प्रकार से वॉज वर जो हैं, ये जो पास्ट फॉर्म है बी का, इनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं ऑक्सिलरी के रूप में, साथ ही मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको मैं लेके दिखाता हूँ। देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपने देखा है। देखिए अब मैं ले रहा हूँ बी का पास्ट फॉर्म है वॉज वर्ब। चूँकि अभी हम टॉपिक चल रहा है वर्ब का, और वर्ब में आपको बता रहा हूँ ऑक्सिलरीज के बारे में, तो अभी ये बात कर रहे हैं ये क्या है, ये बी का पास्ट फॉर्म है। जैसे इज़ेमार प्रेजेंट फॉर्म थे उसी प्रकार से वॉज वर्ब पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर ये पास्ट फॉर्म के रूप में आ रहा है। एग्जाम्पल लेके देखिएगा, जैसे ही वॉज रनिंग लाइक अ हॉर्स, कंपेयर किया जा रहा है। ही वॉज रनिंग लाइक अ हॉर्स, यहाँ पर वॉज देखिए, लेकिन आगे मेन वर्ब आ रहा है। अगर आगे मेन वर्ब दिया गया है तो वॉज यहाँ पर ऑक्सिलरी है। तो अगर आप बात करें यहाँ पर वॉज क्या है, वॉज ऑक्सिलरी है, और रनिंग क्या है, रनिंग मेन वर्ब है, राइट। वर्ब भी ऐसे काम कर सकता है। इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल देखिएगा। they were taught by me। यहाँ पर चेक करें, were taught, were क्या यहाँ पर ऑक्सिलरी, राइट, क्योंकि यहाँ पर आगे मेन वर्ब बैठा हुआ है ऑक्सिलरी, और यहाँ पर taught क्या है, दिस इज मेन वर्ब। यस, they were taught by me, उन्हें मेरे द्वारा पढ़ाया गया। He was running like a horse में was ऑक्सिलरी है, रनिंग मेन वर्ब है। They were taught by me में were, ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाक्य जो है ये पैसिव में है और ये एक्टिव वॉइस में है। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अब ये जो दोनों हैं was और were, ये मेन वर्ब भी हो सकते हैं। कब? अगर इस सेंटेंस में अकेले दिए जाए, मतलब इनके बाद अगर कोई वर्ब का टुकड़ा नहीं मिले तो ये मानिएगा वो मेन वर्ब है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, ही वॉज इल yesterday, कल वह बीमार था। He was ill yesterday. Here you can see that there is no other verb than was. Was is the only verb in the sentence. So if you see was as the only verb in the sentence, it means that was is the main verb, not the auxiliary. So here we find was as main verb, not as an auxiliary. The reason behind that is that you don't find any other verb. कोई और वर्ब का टुकड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ जाइए वॉज यहाँ पर मेन वर्ब है। ही वॉज इल yesterday. इल तो एडजेक्टिव है, विशेषण है, इसको वर्ब मत मानिएगा। एक सेंटेंस और देखिएगा, शी वॉज अपसेट विद मी। शी वॉज अपसेट विद मी, इस सेंटेंस में देखिए आप, वॉज अकेला आ रहा वर्ब के रूप में और कोई वर्ब का पार्ट है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वॉज यहाँ पर मेन वर्ब है। ये देखिए आप, ये मेन वर्ब है।
और एक सेंटेंस देखिएगा, अगर मैं यहां पर कहता हूं दे वर बिजी, और कोई आपसे पूछ ले कि यहां पर वर क्या है, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, तो आप क्या कहेंगे? दे वर बिजी। क्या वर के बाद कोई और आपको दिखाई दे रहा है वर्ब का टुकड़ा? नहीं दिखाई दे रहा। अगर वर अकेला है, अकेला से मेरा मतलब ये हुआ उसके पहले या उसके बाद में, पहले तो खैर वैसे भी नहीं मिलेगा इसमें, अगर इसके बाद में कोई वर्ब का टुकड़ा है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर ये अकेला बैठा वर्ब के रूप में तो समझ जाइए ये मेन वर्ब है, अब ये ऑक्सिलरी नहीं है। अब कंपेयर कीजिएगा, जो पहले दो सेंटेंसेस हैं इनको कंपेयर करें बाद में आने वाले 3 सेंटेंसेस से, इनसे कंपेयर करें। आप इजीली देख सकते हैं, यू कैन इजीली सी दैट द फर्स्ट 2 sentences have was verb as auxiliaries, but the remaining 3 sentences have was and were as main verbs. And as I told you earlier that if you see was verb without any other verb in addition, without any other verb following, it means that they are main verb. तो मतलब ये हुआ was verb भी is MR की तरह ऑक्सिलरी का काम भी कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकते हैं और मेन वर्ब का काम भी कर सकते हैं, दोनों सही है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और अब बात करते हैं बी का ही फॉर्म है, ठीक है। बी का फॉर्म देखिएगा BEEN। क्या ये दोनों हो सकता है? पहली बात, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑक्सिलरी, तो ऑक्सिलरी के रूप में देखते हैं पहले, क्या बीन ऑक्सिलरी के रूप में कैसे आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे आएगा, और क्या ये मेन वर्ब हो सकता है, ये भी हमें देखना है। तो पहले देखिएगा, जैसे अक्सर आप देखते हैं ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं, शी हैज़ बिन, और यहां पर देखिएगा शी हैज़ बिन टीचिंग फॉर ईयर्स। ईयर से पहले कोई संख्या नहीं है। When you don't find any number word or any numerical before the word years, it means that many years. अगर आप ये देखते हैं कि years, days, right, और months, इनसे पहले संख्या सूचक शब्द नहीं दिया गया है तो समझ जाइएगा उसका मतलब है कि वहाँ पर वो कई वर्षों, कई दिनों, कई महीनों की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ शी हैज़ बिन टीचिंग फॉर ईयर्स, वह कई वर्षों से पढ़ा रही है। यहाँ पर लुक एट द सेंटेंस एंड इफ़ यू सी द सेंटेंस यू कैन सी बीन। याद रखिएगा बीन को नॉर्मली हम बीन लॉन्ग साउंड के रूप में बोलते हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। स्पोकन इंग्लिश में यू कैन ऑल्सो से बिन, और जब आप सामान्य बातचीत करते हैं तो आप कह सकते हैं बिन। तो शी हैज़ बिन टीचिंग फॉर ईयर्स, यहाँ पर बिन क्या है आगे पीछे चेक कर लीजिएगा। अगर बिन से पहले, पहले नहीं बाद में, अगर बिन के बाद अगर आपको कोई वर्ब का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, वर्ब जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो आपको ये देखना है कि वहाँ पर वो मेन वर्ब है क्या। अब टीचिंग यहाँ पर मेन वर्ब, क्यों एक्शन बता रही। मेन वर्ब को पहचान करने का बड़ा आसान तरीका है। आप ये देखिए कि मेन वर्ब जो है वो किसी न किसी एक्शन को दिखाता है। जैसे टीच किसको दिखा रहा है, टीच शोज द एक्शन ऑफ टीचिंग। आई मीन व्हेन यू ट्रेन और व्हेन यू make the students learn, it means you are teaching. तो teach is an action verb. ऐसा verb का टुकड़ा जो एक्शन को दिखाता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर टीच क्या है, टीचिंग क्या है, मेन वर्ब है। तो बिन क्या है, ऑक्सिलरी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जब भी बिन ऑक्सिलरी के रूप में आता है, सहायक क्रिया के रूप में आता है, तो वो अकेला नहीं आ सकता या सबसे पहले नहीं आ सकता। जैसे was were आए ऑक्सिलरी के रूप में, ठीक है, तो वो सबसे पहले बैठे हुए हैं वर्ब के रूप में, उससे पहले सब्जेक्ट ही मिलेगा। लेकिन जब आप बिन को देखते हैं कि बिन जब किसी वाक्य में ऑक्सिलरी के रूप में आएगा, ठीक है, किसी वाक्य जब बिन ऑक्सिलरी के रूप में आएगा वो अकेला नहीं आ सकता, उससे पहले एक और ऑक्सिलरी आपको दिखाई देगी, एक और आपको सहायक क्रिया दिखाई देगी, जैसा कि यहाँ पर हैज़। यहाँ पर हैज़ देखिएगा, हैज़ दिख रहा है, ये भी ऑक्सिलरी है। इसका मतलब एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, बीन इज ऑलवेज द सेकेंडरी वर्ब नॉट द प्राइमरी। इसका माफ़ी चाहता हूँ, मेरा मतलब सेकेंड वर्ब है, फर्स्ट नहीं हो सकता। जैसे वॉज वर्ब देखिएगा फर्स्ट वर्ब है, ठीक है, लेकिन बिन कभी भी फर्स्ट वर्ब नहीं होगी, उससे पहले वर्ब का टुकड़ा कोई बैठा मिलेगा हमेशा, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को।
तो हैज़ यहाँ पर बैठा हुआ है, ये भी ऑक्सिलरी है, ये ऑक्सिलरी 1 और ये ऑक्सिलरी 2, दो सहायक क्रिया यहाँ पर आप देख रहे हैं, 1 और 2 देख रहे हैं, और ये मेन वर्ब है। यहाँ पर बिन सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। एक वाक्य और देखते हैं, ही हैज़ बिन और बैरिड। बैरी करना होता है दफनाना, ज़मीन में गाड़ना, ठीक है, और बैरी का मतलब ज़मीन में गाड़ना, इसका पर्यायवाची इंटर हो सकता है। अगर आप कहेंगे सर BURY बैरी का अर्थ, तो इसको कई लोग गलती से बरी बोलते हैं, दिस नॉट बरी, इट्स बैरी, ओके, नॉट बरी। जैसे ब्लैकबेरी, मलबरी, तो वहाँ पर जो बैरी शब्द आता है वो होता है इसका उच्चारण, इसका उच्चारण बरी नहीं होता, बैरी होता है। इसका जो सिमिलर वर्ड है, पर्यायवाची शब्द है, वो है इंटर। इंटर क्रिया के रूप में ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, याद रखिएगा। ही हैज़ बिन बैरिड, यह बैरी को दफनाना, वो व्यक्ति जो मर चुका है उसे दफना दिया गया है। ही हैज़ बिन बैरिड, ही हैज़ बिन बैरिड मतलब उसको दफना दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा फिर से वही बात, लेकिन अब की बार थोड़ा फर्क है। पहला जो वाक्य मैंने लिखा है बिन के साथ वो एक्टिव वॉइस में है, जबकि दूसरा जो मैंने लिखा वो पैसिव वॉइस में है। ही हैज़ बिन बैरिड, ये पैसिव वॉइस में है, राइट। इसके हम आगे चर्चा करेंगे। प्राइमरी, अच्छा, पहली जो क्रिया है उसमें देखिएगा, पहली क्रिया क्या हैज़ और दूसरी क्या है बिन। मैंने अभी कहा था आपसे, बिन जब भी आएगा ऑक्सिलरी या सहायक के रूप में, वो कभी भी सबसे पहले वर्ब के रूप में नहीं बैठा मिलेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नहीं मिलेगा कभी भी आपको। जैसे वॉज वर्ब आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद दिखाई दे रहे हैं, बिन कभी भी जस्ट बाद दिखाई नहीं देगा, उससे पहले एक और ऑक्सिलरी जरूर मिलेगी, वरना बिन कभी नहीं आएगा। बिन जब भी आता है उससे पहले कोई न कोई ऑक्सिलरी जरूर लेकर आता है, तो यहाँ पर हैज़ आ गया है, ठीक है। इसको मैं पास्ट भी कर सकता था, मैं इसको हैड भी कर सकता था, ये लीजिए हैड हो गया, पास्ट हो गया, नो प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ही हैड बिन बैरिड, उसे दफना दिया गया है। ऑक्सिलरी नंबर 1, ऑक्सिलरी नंबर 2, एंड दिस इज द मेन वर्ब इन द पैसिव वॉइस। सो पैसिव वॉइस में ये मेन वर्ब के रूप में दिया गया है बैरिड, इसका दफनाना, गाड़ना, ज़मीन में मरने के बाद अक्सर लाशों को दफनाया जाता है। और भी चीज़ों के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं BURY बैरी का, जैसे एक मुहावरा अंग्रेजी में आपने सुना होगा, बैरी द हैचिट। बैरी द हैचिट होता है पुरानी दुश्मनी भुला देना, उसे कहते हैं बैरी द हैचिट। तो यहाँ बैरी का मतलब गाड़ना, हैचिट का वैसे छुरा होता है, कटार होता है, तो एक कहावत अंग्रेजी में, बैरी द हैचिट। सो ही हैड बिन बैरिड, उसे दफना दिया गया है। यहाँ पर ये ऑक्सिलरी के रूप में। आप कैसे ऑक्सिलरी कैसे है, चेक कर लीजिए, आप खुद देखिए, क्या इसके बाद कोई मेन वर्ब दिखाई दे रहा है? यस, हियर वी हैव इट, बैरिड, दफनाना, गाड़ना, मेन वर्ब बैठा हुआ है, पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म के रूप में, लेकिन है अब ये ऑक्सिलरी और ये मेन वर्ब। सो दिस इज ऑक्सिलरी नंबर 1 एंड दिस इज ऑक्सिलरी नंबर 2 as we saw in the first sentence, having been, ये सेकेंड नंबर ऑक्सिलरी हो गई है, एंड दिस इज मेन वर्ब, और ये आपका मेन वर्ब। तो यहाँ पर भी जो बिन है वो ऑक्सिलरी काम कर रहे हैं। अब दिमाग में अगला क्वेश्चन आपके उठ रहा है कि चलिए मान लिया सर कि बिन यहाँ पर ऑक्सिलरी के रूप में आपने बता दिया है, और आपने ये भी कहा है, जैसे मैंने आपने सुना है, मैंने ये कहा है कि बिन जो है जब भी किसी वाक्य में आएगा वो सेकंड वर्ब के रूप में आता है, उससे पहले एक और ऑक्सिलरी आपको मिलेगी, जैसा कि दोनों सेंटेंस में आप देख रहे हैं, इसमें हैज़ बैठा हो, इसमें हैड बैठा। लेकिन अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा, क्या बिन मेन वर्ब हो सकता है? यस, वी कैन यूज बिन एज द मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अगर, और आप कैसे पहचान कैसे करेंगे? आप पहचान करेंगे, ये देखिएगा कि वहाँ पर जो बिन है उसके बाद कोई वर्ब नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखो, बिन के बाद क्या मिला? टीचिंग। यहाँ पर क्या मिला? बैरिड। इसका मतलब मेन वर्ब बैठा हुआ है। जब आप इसको बीन को मेन वर्ब बनाओगे तो फिर आगे कोई दूसरी वर्ब आपको नहीं मिलेगी। जैसे एक सेंटेंस देखिएगा, शी हैज़ बिन और बिजी। यहाँ पर चेक करें, बिन यहाँ पर मेन वर्ब ऑक्सिलरी है, सहायक क्रिया मेन मुख्य क्रिया है। बिन के बाद क्या कोई और वर्ब का टुकड़ा दिखाई दे रहा है? नो, देयर इज नो अदर verb or verb element, so you can say that been is the main verb. It's not the auxiliary, it's the main verb, okay, because we don't find any other verbs or verb elements after been. हाँ, busy बैठा हुआ है, busy तो विशेषण है,
एडजेक्टिव है, सो देयर इज नो अदर वर्ब। तो हम कह सकते हैं बिन यहाँ पर मेन वर्ब है और हैज़ यहाँ पर ऑक्सिलरी या सहायक क्रिया के रूप में आया हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसे आपको सेंटेंस मिलता है शी हैज़ बिन बिजी, वो अब तक बिजी रही है, तो समझ जाइएगा वहाँ पर बिन मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। ठीक है, कुछ और मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ जहाँ पर बिन मेन वर्ब के रूप में हो सकता है। फिलहाल ये अभी मैंने बिन की बात की ऑक्सिलरी के रूप में, और अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बी का थर्ड फॉर्म बिन, जो मैंने अभी लिया आपके सामने। बी का थर्ड फॉर्म बिन, यहाँ पर देखिएगा ये मैंने शुरू किया है। इससे पहले मैंने वॉज वर्ब पढ़ाए थे, वॉज वर्ब को ऑक्सिलरी और मेन वर्ब दोनों ग्रुप बताया था। वॉज वर्ब जो होते हैं बी का पास्ट फॉर्म होते हैं। इनसे पहले मैंने आपको इज़ेमार पढ़ाया था, इज़ेमार बी का प्रेजेंट फॉर्म होते हैं, वॉज वर्ब पास्ट फॉर्म होते हैं, और बिन थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, जिसका प्रयोग ऑक्सिलरी और मेन वर्ब दोनों में हो सकता है। अभी मैंने एक सेंटेंस सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है टॉप देखिए कॉर्नर में, वो एक सेंटेंस ऐसा है जहाँ पर बिन मेन वर्ब के रूप में दिया गया है। एक दो सेंटेंस आपको और करके दिखाता हूँ, मैं आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। एक नोट डाल दीजिएगा अगर आप बैठे हैं लिख रहे हैं तो, बिन कैन बी एन ऑक्सिलरी, थोड़ा बड़ा अक्षर में लिख रहा हूँ हाईलाइट करने के लिए, बिन कैन बी एन ऑक्सिलरी AUXILIARY ऑक्सिलरी, ठीक है, एंड ए मेन वर्ब। बिन किसी वाक्य में, हिंदी बता रहा हूं उसका, बिन किसी वाक्य में एक सहायक क्रिया हो सकती है और एक मुख्य क्रिया भी हो सकती है, तो मैंने ऑल्सो लगाना पड़ेगा भी बनाने के लिए, भी बोलने के लिए। बिन कैन बी एन ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब ऑल्सो, दोनों काम कर सकती है, राइट। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बिन को बता रहा हूँ मेन वर्ब के रूप में। एक और सेंटेंस देखिएगा, शी हैड बिन टू दिल्ली, वो दिल्ली जाकर आई थी। अब इस वाक्य में चेक कीजिएगा, शी हैड बिन टू दिल्ली। इस सेंटेंस में आप देखते हैं कि बिन के बाद कोई और वर्ब का टुकड़ा नहीं दिया गया है। बिन यहाँ पर खुद अकेला बैठा है, उससे पहले जरूर है, यस ये तो बैठा हुआ है। ये क्या है, हैड ऑक्सिलरी है, और बिन क्या है आप आगे चेक करो तब बताएंगे। सीधे मत देखो कि एकदम से आप ये सोचेंगे भाई क्या है। इसके बाद भी आप देखिए, बाद में कोई वर्ब का टुकड़ा नहीं है, टू है, टू तो प्रेपोजिशन है, दिल्ली नाउन है, तो वर्ब का टुकड़ा कोई नहीं। इसका मतलब बिन यहाँ पर मेन वर्ब है। सो बिन इज अ मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस, शी हैड बिन टू दिल्ली। इसका अर्थ क्या हुआ, वह दिल्ली जाकर आई थी। अगर मैं कहूँ मैं दिल्ली जाकर आया हूँ अभी, या मैं अभी मुंबई जाके आया हूँ, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, आई हैव बिन टू मुंबई रिसेंटली। रिसेंटली का अर्थ क्या होता है, हाल ही में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं हुई है, रिसेंटली। आई हैव बिन टू मुंबई रिसेंटली, मैं हाल ही मुंबई जाके आया हूँ। इस सेंटेंस में चेक कीजिएगा, बिन एंड हैव यहाँ पर ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, और बिन यहाँ पर मेन वर्ब है। आई हैव बिन टू मुंबई रिसेंटली, तो बिन यहाँ मेन वर्ब, क्योंकि बिन के बाद कोई वर्ब का टुकड़ा है ही नहीं। और एक आखिरी वाक्य ले लेते हैं, यू हैव बिन, और देखिएगा सेंटेंस, यू हैव बिन फेमस। फेमस का मतलब पॉपुलर, लोकप्रिय। यू हैव बिन फेमस, ओके। सेंटेंस चेक कीजिएगा, फेमस एडजेक्टिव है, विशेषण है, ओके, नाउन नहीं है। इसका अर्थ है पॉपुलर, लोकप्रिय। और बिन के बाद आगे कोई और वर्ब का टुकड़ा आप नहीं देखते हैं, राइट। बिन यहाँ पर देखते हैं मेन वर्ब है। कैसे मेन वर्ब, क्योंकि आगे वर्ब का टुकड़ा है ही नहीं। हैव क्या है, ऑक्सिलरी है, ये ऑक्सिलरी के रूप में आ रहा है।
ठीक है भाई। तो ये जो 3 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये बताने की कोशिश की है मैंने आपसे याद रखिएगा, मैंने बताने की कोशिश की है कि बिन को आप मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, केवल ऑक्सिलरी के रूप में नहीं। ठीक है, तो बिन यहाँ पर उस फॉर्म में आया हुआ है। ओके, आगे बढ़े। कभी कभी एक बीइंग की बात मैं और कर रहा था, ठीक है, बिन का। अब बी का जो आईएनजी फॉर्म है वो क्या होता है? वो होता है बीइंग, BEING, बीइंग। बीइंग मतलब ये मान लीजिए कि आईएनजी फॉर्म है बी का, या यूं भी कह सकते हैं इज़ का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? बीइंग। आप ये भी कह सकते हैं वॉज वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? बीइंग। तो बीइंग नंबर 1। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऑक्सिलरी के रूप में, देखिएगा क्या ये मेन वर्ब हो सकता है? यस, ये भी मेन वर्ब हो सकता है, बट इन सम पर्टिकुलर सेंटेंसेस, कुछ खास किस्म के वाक्यों में बीइंग का प्रयोग भी किया जा सकता है एज ए मेन वर्ब। ओके, फर्स्ट लुक एट द बोर्ड को देखिएगा। अच्छा, आप एक बात सोचिएगा कि बीइंग जो है वो ऑक्सिलरी कब बन सकता है? आपने अक्सर सुने होंगे कुछ वाक्य, बताइए। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। नॉर्मली बीइंग जब आता है ऑक्सिलरी ग्रुप में तो पैसिव वॉइस में आता है। तो याद रखिएगा, एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, बीइंग इज यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी इन द पैसिव वॉइस। ये नोट के रूप में डाल दीजिएगा कि जब भी बीइंग आता है सहायक क्रिया के रूप में तो ये एक्टिव वॉइस में नहीं आता, ये पैसिव वॉइस में आता है। यस, इन द पैसिव वॉइस यू यूज बीइंग एज एन ऑक्सिलरी, राइट। कुछ एग्जाम्पल लेके देखें, देखिएगा। ही इज बीइंग, राइट, एंड प्रमोटेड। उसका प्रमोशन किया जा रहा है। ही इज बीइंग प्रमोटेड, उसका प्रमोशन किया जा रहा है। ही इज बीइंग प्रमोटेड। यहां पर चेक करें, प्रमोट क्या है? मेन वर्ब। इज क्या है? ऑक्सिलरी। बीइंग क्या है? ऑक्सिलरी। एक और बात नोटिस करने की है, जब भी बीइंग आएगा ऑक्सिलरी के रूप में, ये कभी भी फर्स्ट वर्ब के रूप में नहीं आएगा। जैसे बिन आपने अभी देखा था, बिन जब भी आता है मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बिन जब भी आता है ऑक्सिलरी के रूप में या मेन वर्ब के रूप में, वो दूसरी वर्ब के रूप बैठा होगा, पहली वर्ब के रूप में नहीं बैठा होगा। जैसे पहली यहाँ पर हैड थी, यहाँ पर हैव थी, यहाँ पर हैव थी, और बिन यहाँ सेकंड वर्ब, चाहे वो मेन वर्ब के रूप में आए चाहे ऑक्सिलरी। इसी प्रकार से जो बीइंग है, चाहे वो ऑक्सिलरी के रूप में आए, सहायक क्रिया के रूप में आए, या फिर वो आए मेन वर्ब के रूप में, दोनों ही तरह से याद रखना आपको कि बीइंग जो है वो सेकंड वर्ब के रूप में होगा, फर्स्ट वर्ब के रूप में नहीं होगा। फर्स्ट के रूप में आपको इज, एम, आर, वॉज वर्ब मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? इज यहाँ पर ये भी ऑक्सिलरी है, यस, ये भी ऑक्सिलरी है, यस। और बीइंग क्या? बीइंग ऑक्सिलरी, यस। चेक कर लीजिए आप खुद, यहाँ पर देखिएगा। प्रमोटेड क्या है? मेन वर्ब है, दिस इज द मेन वर्ब। ये सहायक क्रिया, इसका उसे प्रमोटेड किया जा रहा है, यानी उसका जो प्रमोशन किया जा रहा है। तो यहाँ बीइंग ऑक्सिलरी। अच्छा, ये कौन सेंटेंस देखिए? पैसिव वॉइस में सेंटेंस, देखिए ध्यान से आप। ही इज बीइंग प्रमोटेड, आपने पैसिव स्कूल वगैरह में पढ़े होंगे, यहाँ भी देखिएगा कि यहाँ पर बीइंग को यूज़ किया जा रहा है ऑक्सिलरी के रूप में, लेकिन सेंटेंस जो पूरा का पूरा है वो पैसिव वॉइस के रूप में है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। देखते चलिए, आप नोटिस करते चलिएगा, जिसका आगे चर्चा करें। लेकिन फिलहाल ध्यान इतना जरूर रखना है कि बीइंग यहाँ ऑक्सिलरी है। कुछ और वाक्य लेकर देख लेते हैं, देखिएगा। शी वॉज, पास्ट में ले जा रहा हूँ, बीइंग, शी वॉज बीइंग एंड टॉट, शी वॉज बीइंग टॉट बाय मी। सेंटेंस को चेक कीजिएगा। शी वॉज बीइंग टॉट बाय मी, इसमें आप देख रहे हैं बीइंग यहाँ पर सेकंड वर्ब के रूप में है, वॉज यहाँ पहली वर्ब के रूप में, वर्ब का पहला टुकड़ा वॉज है, बीइंग दूसरा टुकड़ा है, और टॉट थर्ड फॉर्म है, तीसरा टुकड़ा जो मेन वर्ब के रूप में है। इसका मतलब ये हुआ, वॉज क्या है? वॉज ऑक्सिलरी नंबर 1, बीइंग ऑक्सिलरी नंबर 2, और टॉट क्या है? टीच की थर्ड फॉर्म टॉट है, दिस इज द मेन वर्ब। शी वॉज बीइंग टॉट बाय मी, इस पूरे वाक्य में बीइंग्स आपको दिख रहा है ऑक्सिलरी के रूप में। वैसे वॉज भी सहायक क्रिया है, ध्यान रखिएगा।
वॉज भी यहाँ पर ऑक्सिलरी है, बीइंग भी ऑक्सिलरी है, टॉट मेन वर्ब है, पर अभी हम बीइंग पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए बीइंग पर ध्यान दीजिएगा। बीइंग यहाँ पर ऑक्सिलरी है इस वाक्य की तरह। और एक बात और देख रहे हैं आप, मैंने जैसा पहले कहा था, बीइंग चाहे ऑक्सिलरी सहायक क्रिया के रूप में आए या मेन वर्ब के रूप में आए, दोनों ही रूप में वो सेकंड टुकड़ा मिलेगा, पहला टुकड़ा इससे पहले बैठा मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा इज था, ठीक है, तो ये सेकंड टुकड़ा था, यहाँ वॉज है, ये सेकंड टुकड़ा है, राइट। तो यहाँ भी बीइंग जो है ऑक्सिलरी के रूप में आया है। ये मैंने अभी आपको दो जो सेंटेंस दिए हैं, ये दोनों में बीइंग को मैंने सहायक क्रिया के रूप में यूज़ किया है, और दोनों में सेंटेंस दिया जा रहा है वो पैसिव वॉइस में है। आप कहें क्या सर ये कभी मेन वर्ब हो सकता है? यस, बीइंग मेन वर्ब हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कुछ खास किस्म के सेंटेंसेस में ऐसा है कि जब बीइंग मेन वर्ब के रूप में हो सकता है। तो कुछ मैं वाक्य लेके देखता हूँ आपके सामने जहाँ पर बीइंग को मेन वर्ब के रूप में दिया जाएगा। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंस लेते हैं बीइंग को लेकर। बीइंग मेन वर्ब हो सकता है, सेंटेंस कैसे देखिएगा, शी इज बीइंग स्मार्ट, वह ज़्यादा होशियारी दिखा रही है। शी इज बीइंग स्मार्ट, क्या बीइंग के बाद और कोई वर्ब है? नहीं। स्मार्ट क्या है? स्मार्ट तो एडजेक्टिव है। स्मार्ट के दो अर्थ होते हैं, चतुर भी होता है, होशियार भी होता है, और सुंदर आकर्षक भी होता है। और यहाँ पर लेकिन ये जो आ रहा है यहाँ पर स्मार्ट, ये एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, विशेषण के रूप में आ रहा है, ठीक है। और इज यहाँ पर आ रहा है, चेक कीजिएगा, ऑक्सिलरी के रूप में आ रहा है, ठीक है। और बीइंग यहाँ पर आ रहा है मेन वर्ब के रूप में। देखिए ध्यान से, आप खुद चेक कर सकते हैं। बीइंग के बाद और कोई वर्ब नहीं है आगे, बीइंग यहाँ पर वर्ब के रूप में खुद बैठा हुआ है, इसके आगे कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब बीइंग यहाँ पर मेन वर्ब है। पूरा का पूरा जो वर्ब वाला पार्ट है, मैं इसको इस प्रकार से बॉक्स में बंद कर देता हूँ, आप खुद चेक कर लीजिए, स्मार्ट वर्ब नहीं है, इसका मतलब बीइंग यहाँ पर मेन वर्ब, आप देख सकते हैं बीइंग मेन। और आपके सर इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सेंटेंस का मीनिंग? जब कोई व्यक्ति जानबूझ के कुछ बनने की एक्टिंग कर रहा है जबकि वो है नहीं या हो नहीं सकता, तब इसका यूज़ करते हैं। जैसे आप हिंदी में कई बार कहते हैं ज़्यादा होशियार बन रहा है, ज़्यादा तेज बन रहा है, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ज़्यादा होशियार बन रहा है, ज़्यादा तेज बन रहा है, ऐसे वाक्य इज, एम, आर और बीइंग से बनाए जाते हैं। एक वाक्य और देखिएगा, पास्ट में ले जा सकते हैं आप इसको चाहे तो, शी, पास्ट में ले सकते, शी वॉज बीइंग इनोसेंट, वह मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो मासूम नहीं थी, शी वॉज स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, या शी वॉज कनिंग। कनिंग थोड़ा नेगेटिव शब्द याद रखिएगा। स्मार्ट होना पॉजिटिविटी है, अच्छी बात, आप स्मार्ट है, चतुर है, क्लेवर, अच्छी बात, लेकिन कनिंग होना एक नेगेटिव क्वालिटी है। कनिंग होता है धूर्त, चालाक, सेल्फिश आदमी होता है, उसे कनिंग कहते हैं। तो कनिंग और स्मार्ट में अंतर यह है, स्मार्ट एक पॉजिटिव मीनिंग देता है और कनिंग एक नेगेटिव मीनिंग देता है। किसी के लिए कनिंग का यूज़ नहीं करना चाहिए अगर वो आपके सामने। आई मीन टू से दैट कनिंग इज़ ए बैड वर्ड, or it means that you are selfish. If somebody says that you are cunning, you are mean, you are selfish, it means that he is using negative language for you. वो आपके लिए नकारात्मक भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर सेंटेंस को चेक करते हैं, फिर से बॉक्स में डाल देता हूँ। क्या बीइंग के बाद और कोई वर्ब है? No, you don't find any other verb element after being. Being is the last, or being is the last verb element in the sentence. इसके बाद innocent क्या है? Innocent is an adjective, ये एक विशेषण है, राइट। वह मासूम बनने की कोशिश कर रही थी, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं वह वास्तव मासूम नहीं थी, चालाक थी। वॉज क्या यहाँ पर? वॉज यहाँ पर ऑक्सिलरी, यस इट इज़ एन ऑक्सिलरी, ये सहायक क्रिया है, ठीक है, AUX लिखा है मैंने। एंड बीइंग क्या है? बीइंग यहाँ पर मेन वर्ब है, ओके। तो अच्छा, नेगेटिव हो सकता है सेंटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, एक वाक्य लेकर देख लेते हैं, यू आर नॉट बीइंग स्मार्ट, नहीं तुम स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ये कहना चाह रहा है। तुम सीधे हो और तुम कोशिश भी नहीं कर रहे हो। इस वाक्य में देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस है, ये मैंने बंद कर दिया इसको। बीइंग यहाँ पर मेन वर्ब है, आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि बीइंग के बाद आगे कोई एलिमेंट है नहीं वर्ब का। जब बीइंग के बाद आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ये तो मेन वर्ब है।
आर क्या है यहाँ पर? आर हेल्पिंग वर्ब, यस हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द मेन वर्ब. यू आर नॉट बीइंग स्मार्ट. क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे आर यू बीइंग इनोसेंट? क्या आप मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या तुम मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो? क्या तू मासूम बनने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि आप जानते हैं यू का मतलब केवल आप थोड़ी होता है. यू का मतलब तू भी होता है, तुम भी होता है और आप भी होता है. तीनों अर्थ होते हैं यू के. वो तो डिपेंड करता है हम किससे बात करें. हिंदी में अलग अलग कैटेगरीज हैं और यू में कोई कैटेगरी नहीं है. आप यूँ भी कह सकते हैं यू थोड़ा लोकतांत्रिक ज़्यादा है. ठीक है, हिंदी में जो तू तुम आप है वो वर्ग बता रहा है, वर्ग संघर्ष या वर्ग भेद को दिखा रहा है. क्लास स्ट्रगल, इंडिया में तो वैसे जाति पाति काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है, तो उसके हिसाब से तू तुम आप हो जाता है. हमारा लेवल बढ़ता जाता है, कम होता चला जाता है औकात बढ़ने के हिसाब से, है ना. और भारत में औकात का मतलब है हाउ मच मनी यू हैव, आपके पास पैसा कितना है, प्रसिद्धि कितनी है. ओके, खैर चलिए कमिंग बैक. आर ये आ गया, ये आपको ऑक्सिलरी, ये मेन वर्ब. क्यों मेन वर्ब कैसे है? बीइंग के बाद कोई है ही नहीं आगे. क्या बीइंग के बाद कोई वर्ब का टुकड़ा है? नहीं. बीइंग इज द लास्ट वर्ब एलिमेंट इन द सेंटेंस, इसलिए आप कहिएगा चूंकि बीइंग लास्ट एलिमेंट है ये मेन वर्ब है. और आर ऑक्सिलरी है, क्वेश्चन है इसलिए सब्जेक्ट पीछे रखना पड़ा है ऑक्सिलरी के बाद. आर यहाँ पर सहायक क्रिया है. क्वेश्चन क्या बन रहा है? क्या तुम मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो? इन सभी वाक्यों में जो बीइंग आ रहा है यहाँ पर मैंने आपको बताया है बीइंग एज ए मेन वर्ब. अगर मैं आपको ये पॉइंट नहीं बताऊं तो आप जहाँ भी बीइंग आएगा उसे आप सहायक क्रिया समझेंगे और एक दोष या गलत पढ़ना हो जाएगा. गलत पढ़ना देखते हैं, गलत सीखते हैं, तो यही तो समस्या बन जाती है आगे जाते. जैसे आप चीज़ों को गलत ढंग सीखना शुरू करते हैं धीरे धीरे वो बड़ी बनती चली. इसलिए शुरू से ध्यान रख के चलिएगा कहाँ पर ऑक्सिलरी है, कहाँ पर मेन वर्ब है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो मैंने लास्ट जो पॉइंट बताया है वो बीइंग के रूप में बताया. आगे बढ़ते हैं. एक इसमें टू बी की बात कर लेता हूँ. राइट, टू बी, ये देखिएगा ये भी दोनों रूप में काम कर सकता है. ये ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है. वैसे से हम कहें ग्रामर की भाषा में तो ये टू इन्फिनिटिव कहलाएगा. तो अगर आपसे कोई पूछे क्या है तो आप बताइएगा ये बी का टू इन्फिनिटिव फॉर्म है. राइट, बी का टू इन्फिनिटिव जो है वो टू बी होता है. जैसे अगर आपसे कोई ये कहे कि डू का टू इन्फिनिटिव क्या होगा तो आप कहें टू डू. कोई आपसे कहे स्टडी का टू इन्फिनिटिव क्या होगा, आप कहें टू स्टडी. कोई आपसे कहे प्ले का टू इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होगा तो आप कहेंगे टू प्ले. उसी प्रकार से अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भाई इज़ेमार, वॉजवर या बीन का टू इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होगा, इज़ेमार का टू इन्फिनिटिव, वॉजवर का टू इन्फिनिटिव क्या होगा, तो आप बताइए टू बी होगा. ठीक है, तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं. पहले इसको मैं दिखा रहा हूँ ऑक्सिलरी के रूप में. जैसे यहाँ पर देखिएगा ही, ये थोड़ा अलग ढंग से आएगा. वांटेड और टू बी और प्रमोटेड, इस वाक्य को चेक कीजिएगा. ही वांटेड टू बी प्रमोटेड, ये तो मेन वर्ब है पूरे सेंटेंस का. लेकिन प्रमोटेड जो दूसरी वर्ब आई है इसकी टू बी जो है ना ये ऑक्सिलरी है. ही वॉन्टेड टू बी प्रमोटेड, वह चाहता था कि उसका प्रमोशन हो जाए या वह प्रमोटेड होना चाहता था. तो यहाँ पर एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सिलरी की तरह काम कर रहा है. हालांकि कुछ बुक्स ये भी कहती हैं कि ये ऑक्सिलरी नहीं है, ये तो कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है वांटेड के लिए. परंतु आप बेसिक लेवल पे इस बात को जान सकते हैं कि ये बी प्रमोटेड के लिए ऑक्सिलरी का काम कर रहा है. जैसे एक और वाक्य देखिएगा, सेंटेंस देखते हैं. ही और सीम्स, सीम यानी प्रतीत होना, लगना, आप सब जानते हैं. ही सीम्स टू बी, ठीक है, और बिजी. इस वाक्य में चेक करें टू बी क्या है. टू बी यहाँ पर दो बातें कह सकता है. कुछ लोग कह सकते हैं कि ये मेन वर्ब है, कुछ कह सकते हैं मेन वर्ब नहीं, मेन वर्ब तो सीम्स है. तो आप क्या कहें फिर इसको, और आगे वर्ब का टुकड़ा है नहीं. ठीक है, तो इस वाक्य में आप इसे मेन वर्ब ना कहें, हाँ ये कहिएगा कि टू बी यहाँ पर सीम का एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब है. क्योंकि मेन वर्ब तो सीम्स हो गया ना. अगर आप टेंस को बदलेंगे तो क्या बदलेगा,
सीम्ड बदलेगा। जैसा अगर आप इसको पास्ट में करते हैं कि ही सीम्ड टू बी बिजी, वो बिजी प्रतीत हुआ या ऐसा लगा वो बिजी था, तो सीम्ड चेंज हुआ, टू बी तो चेंज नहीं हुआ ना। इसलिए मेन वर्ब तो ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़्यादातर बुक्स में वांटेड मिलेगा, सीम्स मिलेगा, सीम्ड मिलेगा, यानी इसको नहीं माना जाए। तो फिर इसको क्या माने? इसको हम ये कह सकते हैं कि ये मेन वर्ब की कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब है, उसकी पूरक एक तरह से वर्ब हो गई है, ये आप कह सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको उतनी आसानी से हम ऑक्सिलरी के रूप में नहीं रख सकते या मेन वर्ब के रूप में नहीं रख सकते। तो इसको ऐसे कीजिएगा, इसको हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब के रूप में। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं COMPLEMENTARY। ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब है क्योंकि ये कभी भी अकेला नहीं आ सकता। जैसे वॉज अकेला आ सकता है, ठीक है, इज अकेला आ सकता है वर्ब के रूप में, लेकिन टू बी जो है इससे पहले यहाँ पर कोई न कोई एक और वर्ब बैठा मिलेगा और वो जो वर्ब बैठा मिलेगा वो मेन वर्ब होगा, इसलिए आप इसे मेन वर्ब नहीं कह सकते। वैसे देखें तो ऑक्सिलरी कहना भी थोड़ा अटपटा है, लेकिन हाँ थर्ड फॉर्म वगैरह से पहले अगर आ जाता है तो उसको ऑक्सिलरी माना जा सकता है। लेकिन फिर भी जो बेस्ट वर्ड इसके लिए होगा मेरे ख्याल से वो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब कहिए आप इसको, क्योंकि ये किसी दूसरी वर्ब के साथ ही आता है। तो इसको ये कभी भी अकेला नहीं आ सकता। ये लिख लीजिएगा सभी लोग जो बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि टू बी कैन नेवर बी यूज्ड अलोन और विदाउट एनी अदर वर्ब। ये लिख लीजिएगा आप, टू बी का प्रयोग, टू बी कैन नॉट बी यूज्ड, टू बी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अलोन अकेले नहीं कर सकते, कुछ न कुछ वर्ब उससे पहले जोड़नी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर वांट आया, यहाँ पर सीम्स आया, यहाँ पर सीम्ड आया, ऐसे अकेले कहाँ से यूज़ करें? आप ये थोड़ी कह सकते हैं सेंटेंस को लेकर कि मान लीजिए आप ये लिखें कि यहाँ पर देख लीजिएगा ही आप ये थोड़ी कह सकते हैं ही और टू बी और सैड, आप ये नहीं कह सकते कि ही टू बी सैड, ऐसे थोड़े बोल सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता तो ये हो जाती मेन वर्ब, लेकिन ऐसा सेंटेंस है ही नहीं। ये सेंटेंस तो इनकरेक्ट है, गलत माना जाएगा, इसको हम गलत कहेंगे, ही टू बी सैड। आज के लिए काफ़ी है और आज हमने वर्ब के बारे में थोड़ा जाना है, ऑक्सिलरी क्या होती है। इससे आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।